अस्सलामुअलैकुम। दिस इज़ मोईद पीरज़ादा नियर वाशिंगटन। मैं एक बड़े खूबसूरत सबब में बैठा हुआ हूँ। बड़ी देर से इस वीडियो को वीलॉग को रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ। वैसे तो जगह बड़ी खूबसूरत है, लेकिन वाशिंगटन के जितने भी सबब हैं उनका एक खूबसूरती कह लें या उसका एक प्रॉब्लम कह लें कि ये सारे के सारे जंगलों के अंदर हैं। हर तरफ एक फॉरेस्ट कंडीशन है। जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ यहाँ पर चिड़ियों का इतना चहचहाने का शोर है कि कई दफ़ा मैंने वीडियो रिकॉर्ड की और उसके बाद मुझे कैंसिल करनी पड़ गई। अब मैंने कहा कि बादल नखास्ता मैं कर रहा हूँ रिकॉर्ड, और उम्मीद मेरी ये है कि चिड़ियों का जो भी शोर इसमें कैप्चर हो जाएगा उनके चहचहाने का, उसको आप नज़रअंदाज करेंगे। बाज़ जगहों पे एंगल का भी प्रॉब्लम है। पहले मैंने एक एंगल पे बैठ के कोशिश की डिफरेंट जगह पे जहाँ लाइट बहुत बेहतर थी, वहाँ मेरे पीछे कुछ ऐसी खूबसूरत किस्म की लड़कियाँ ख्वातीन बैठी हुई थी कि मैंने कहा कि अगर मैंने यहाँ वीलॉग कर लिए, कुछ लोगों को फिर ये उनकी नाजुक जबीनों पे बल पड़ जाएंगे कि भाई ये पीछे लड़कियाँ क्यों बैठी हुई थी, बड़ी गैर इस्लामी किस्म की इन्होंने इनकी बूदोबाश थी, या फिर यह कि वो इतनी खूबसूरत क्यों थी कि सब लोग उन्हीं को देखने लग गए और जो मैं बात कर रहा हूँ उस पर कोई ध्यान जो है वो नहीं कर सकेगा। तो बड़ी मुश्किल से मैंने ये घेर घार के ये कोना जो है ढूंढा है बात करने के लिए। 15 जून 2024 के पाकिस्तान के जो डेवलपमेंट्स हैं, बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं, बहुत डेवलपमेंट्स हुई हैं, बड़ा मुल्क है। इनमें से 2-3 डेवलपमेंट्स मैं समझता हूँ बड़ी अहम है जिसके ऊपर मैं कमेंट करूंगा। ताहम मैं जिक्र कर देना चाहता हूँ बहुत सी डेवलपमेंट्स का एट द वेरी आउटसाइड। एक वो डेवलपमेंट तो वो है ही जिसमें एक दिन पहले हिंदुस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ और आईबी जनाब जो अमरजीत सिंह दौलत हैं, जो आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो के भी हेड रहे और जो रॉ के भी हेड रहे, उनका एक बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू है जम्मू और कश्मीर के हवाले से करण थापर के साथ, जो हिंदुस्तान के बहुत ही इंटेलिजेंट, माहनाज और क्रेडिबल जर्नलिस्ट हैं। इस इंटरव्यू में उन्होंने शरीफ जरदारी रजीम, पाकिस्तान, कश्मीर, हिंदुस्तान के ताल्लुकात के हवाले से जो कमेंट किया, उसमें मैं एक बहुत ही मुख्तसर कमेंट करूँगा और फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा उस कमेंट की अहमियत क्या है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने जो अपने आप को एक्निक, जो एग्जीक्यूटिव कमेटी फॉर द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल का चेयरमैन उन्होंने अपने आप को बना लिया है, और किस किस्म की इसकी कॉम्पोजिशन है, इस कमेटी की, इसकी अहमियत क्या है इस वक्त डिसीजन मेकिंग के लिए, और जो जिस किस्म की पॉलिटिक्स चल रही है उस पर मैं कमेंट करूंगा। काजी फायज ईसा साहब जो हैं, अच्छा फिर एक खबर बड़ी इंपॉर्टेंट लगाई गई है न्यूज़ इंटरनेशनल में कि कैसे इमरान खान ने डिस्पाइट दी कॉन्ट्रडिक्शन ऑफ यस्टरडे, जहां तहरीक इंसाफ ने उसको रद्द करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद ये खबर ये है, यानी ये कहा जा रहा है हुकूमत के ज़राए की तरफ से कि इमरान खान ने महमूद खान अचकज़ई को एम्पावर किया है हुकूमत के साथ, यानी पीपीपी, पीएमएलएन और एमक्यूएम की हुकूमत के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसकी क्या अहमियत है, इसकी तफसीलात जो हैं वो क्या है। काजी फायज ईसा साहब कहते हैं कि इमरान खान की जो ऑडियो जज साहिबान के साथ बहस मुबाहिसे की लीक हो गई, वो उन्होंने तहकीक की है कि वो सुप्रीम कोर्ट के स्टाफ ने या वहाँ की आईटी टीम से नहीं की, तो फिर किसने की है, ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। लाहौर हाई कोर्ट में जो बेंच इमरान खान की पिटिशन की समाअत कर रहा था, उसे बदल दिया गया है। ये समाअत वो पिटिशन की है जहाँ पंजाब की कैबिनेट ने फैसला किया कि इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लोगों के ऊपर मुकदमे कायम किए जाएं क्योंकि वो रियासत के इदारों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं। तो जो बेंच उसे सुन रहा था उसे एकदम बदल दिया गया है, और मोहम्मद साजिद नामी एक शहरी ने, जो आप समझ सकते हैं कि इस शहरी की बागें और इसकी धोएं कौन कंट्रोल कर रहा है, इसको पीछे से कौन हिला रहा है कठपुतली नाच में, उसने अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटिशन मूव की है इमरान खान के खिलाफ। बुनियादी तौर पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो 21 मई को टेरियन वाइट का केस जो था उससे ख़त्म किया था, उसको उसके खिलाफ कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को कलअदम करार दे सुप्रीम कोर्ट, जिसके काजी फायज ईसा साहब जो है वो हेड करते हैं। इसके अलावा भी बहुत सी डेवलपमेंट्स हैं जिनका मैं थोड़ा थोड़ा जिक्र करता चला जाऊंगा। सबसे पहले मैं एक क्विक कमेंट करूं करण थापर के साथ जो इंटरव्यू है जनाब अमरजीत सिंह दौलत का, जो ना सिर्फ रॉ के रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के हेड रह चुके हैं, बल्कि हिंदुस्तान की जो दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस एजेंसी है, इंटेलिजेंस ब्यूरो, जो इनफैक्ट पेरेंट एजेंसी है। अंग्रेज़ों के ज़माने में जो इंटेलिजेंस एजेंसी थी जिसे हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों ने इनहेरिट किया, और बाद में दोनों कंट्रीज़ के अंदर ज़्यादा जिक्र आप आईएसआई का सुनते हैं या एमआई का सुनते हैं, हिंदुस्तान में रॉ का सुनते हैं, लेकिन जो पेरेंट एजेंसी है जिसके बतन से हिंदुस्तान की दूसरी एजेंसी निकली रॉ, वो आईबी है। और आईबी सबसे बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है हिंदुस्तान की, जिसकी डोमेन पहले तो डोमेस्टिक ही थी, लेकिन गुज़श्ता चंद बरसों में आईबी अपने मसल को दुनिया भर में एक्सर्ट करती है। मशरक़ वस्ता में भी उसकी बड़ी प्रेजेंस है। तो आईबी को भी हेड कर चुके हैं अमरजीत सिंह दौलत जो हैं। तो उनका जो इंटरव्यू है उसमें उन्होंने नवाज़ और जरदारी के हवाले से, कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान से नेगोशिएशन के हवाले से उन्होंने कमेंट किया।
और उस कमेंट में उन्होंने ये एतराफ़ किया, उन्होंने ये कहा कि ये जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है, इमरान खान की डिस्पेंसेशन मुनासिब नहीं थी। जो प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है शरीफ और जरदारी रजीम की, ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ज़्यादा मौजू है। और उन्होंने अपने इस ख्याल का या अपने इस एनालिसिस का उन्होंने इजहार किया कि इस डिस्पेंसेशन की मौजूदगी में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान में अनडिक्लेयर्ड अनडिस्क्लोज जो नेगोशिएशन को समझते हैं कि इस वक्त हो भी रही हैं चीज़ों को आगे ले जाने के लिए। इसके ऊपर एक तफसीली कमेंट मैं बाद में करूँगा। मैं इस चीज़ के ऊपर बहुत दफ़ा पहले कमेंट कर चुका हूँ। मैं सिर्फ यहाँ पर कुछ चीज़ों को अफर्म करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मुझे शुक्रिया अदा करना है डॉक्टर शहबाज गिल साहब का, जिन्होंने अपने वीलॉग के अंदर जो 2-2.5-3 घंटे पहले उन्होंने अपना वीलॉग किया, उसमें इस इंटरव्यू का जिक्र करते हुए उन्होंने इस चीज़ की तरफ इशारा किया कि कैसे मुईद पीरज़ादा जो है वो 1 बरस या 1 बरस से ज़्यादा इस चीज़ का एनालिसिस करता रहा है कि असल में जो इमरान खान की हुकूमत का रिजीम चेंज ऑपरेशन पाकिस्तान में किया जनरल बाजवा ने शरीफ और जरदारी के साथ मिलके, और उसमें मैं समझता हूँ कि जरदारी साहब से कहीं ज़्यादा जो रोल उसमें है वो नवाज़ शरीफ साहब का है। तो उसमें उन्होंने कहा कि मुईद पीरज़ादा पहले बताता रहा लेकिन लोगों को समझ इसकी जो है वो नहीं आई। तो मैं डॉक्टर शहबाज गिल का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इसका क्रेडिट दिया। ताहम मैं अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन ये करना चाहता हूँ कि 1 बरस से नहीं, मैंने इस चीज़ का कहना शुरू किया था पब्लिकली। पहले ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा तो पहले ही हो गया था इसका। मुझे इसका अंदाज़ा तो 2021 के इख्तिताम के साथ तकरीबन होता ही चला जा रहा था कि क्या करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन 3 मार्च 2022 से मैंने इसका बरमला इजहार करना शुरू किया। उस वक़्त पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे, मैं पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में था। मेरे तमाम साइड्स के साथ, इस्टेब्लिशमेंट के साथ बहुत अच्छे रवाबित थे। मेरी हरगिज़ ये ख्वाहिश नहीं थी कि मैं अपने कॉन्टेक्ट्स को, अपने रवाबित को, अपनी एक्सेस को मुतासर करता। ख़ुद जनरल बाजवा जो हैं हैड बीन वेरी काइंड टू मी। उन्होंने मुझे 1 से ज़्यादा दफ़ा एक्सेस दी। मुझे अंदाज़ा था कि वो क्या सोचते हैं। और लेकिन मुझे पाकिस्तान के अंदर जो की डिप्लोमेटिक मिशंस हैं, इंक्लूडिंग द ब्रिटिश मिशन, द अमेरिकन मिशन, द यूरोपियंस के साथ और हिंदुस्तानी जो मिशन था, इन सब के साथ भी मुझे एक हाई क्वालिटी एक्सेस हासिल थी। और बिकॉज ऑफ दिस एक्सेस और इन सब लोगों की जो गुज़श्ता चंद महीने की चैटर थी, उस चैटर को सुनते हुए जो है मुझे ये एहसास हो चुका था कि क्या करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। तो मैंने जब इसके बारे में बात करनी शुरू की, ये मेरी बदकिस्मती है कि मैंने जब ये बात करनी शुरू की तो मेरा मकसद ये था कि मैं एक मैसेज भेजना चाहता था। ज़ाहिर है मुझे अंदाज़ा था कि जनरल बाजवा ऑन बोर्ड हैं, जो तब्दीली लाई जा रही है और जिस तब्दीली को पाकिस्तान की एक डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की तब्दीली के तौर पर दिखाया जा रहा है, जिसमें पाकिस्तान के अखबारात और ज़राए अबलाग में एक नैरेटिव शेप किया जा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत माशी मसाइल पर काबू पाने में नाकाम हो चुकी है। गलत चीफ मिनिस्टर लगाया हुआ है पंजाब का, इमरान खान ज़िद्दी है, बात नहीं सुनता। असल में ये मामला बिल्कुल भी नहीं है। और वो चीज़ें अपनी जगह पे हैं कि इमरान खान की हुकूमत बहुत सी मुश्किलात पे काबू नहीं पा सकती थी, लेकिन आपने देखा कि उन मुश्किलात पे कोई भी हुकूमत काबू जो है वो नहीं पा सकती थी। तो और मुझे अंदाज़ा हो गया कि जनरल बाजवा ने इंटरनेशनल फोर्सेस के साथ और हिंदुस्तान के साथ उन्होंने एक कॉम्प्रोमाइज़ स्ट्राइक कर लिया है, जिसके बारे में बहुत बहस की जा सकती है कि उन्होंने क्यों किया, वो क्या सोचते थे, वो क्या करना चाहते थे। और जब मुझे ये एहसास हो गया कि चूँकि इसके आर्किटेक्ट जनरल बाजवा ही हैं, तो ज़ाहिर है कि जनरल बाजवा को तो अब मेरे जैसा नाचीज़ तो समझा नहीं सकता था। मैंने कोशिश ये की थ्रू माई वीलॉग्स कि मैं पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट तक पहुँच सकूँ। मेरी कोशिश थी कि मैं पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसी के जो और डिसीजन मेकर्स हैं, जो DGI के आगे पीछे लोग हैं, 12 आखिर DGs होते हैं और बहुत से लोग हैं, बहुत बड़ी इंटेलिजेंस एजेंसी है। इसी तरह पाकिस्तान फॉरेन ऑफिस में बहुत समझदार और पढ़े लिखे लोग हैं। मैं समझता था कि NDU की अपनी, नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी की अपनी एक इस्टेब्लिशमेंट है, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ का अपना एक बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है, पाकिस्तान एयरफोर्स है, पाकिस्तान नेवी है, इसी तरह पाकिस्तान सिविल सर्विसेज है, मीडिया के अंदर बहुत से लोग हैं। तो मेरा ख्याल था कि मैं अपने वीलॉग्स के ज़रिए इन तक पहुँचूँगा और मैं इनको बता पाऊँगा कि असल में क्या हो रहा है। मुझे अपनी नाकामी का एतराफ़ है कि मैं इन तक नहीं पहुँच सका। मैंने जो कुछ भी बात की उसको आहिस्ता आहिस्ता बहुत से लोगों को समझ आई। कहीं लोगों को जाके 2023 के आखिर में जब उन्होंने देखा कि इंटरनेशनल जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं उसने पाकिस्तान के अंदर जो कोई सियासी तब्दीली हुई, जो सियासी वर्कर्स के ऊपर क्रैकडाउन किया गया, जिस तरह से ज़राए अबलाग और मीडिया पे क्रैकडाउन हुआ, जिस तरह पे शहीद अरशद शरीफ का कत्ल किया गया, उस पर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट्स ने जिस तरह से म्यूटेड रिस्पॉन्स दिया, ह्यूमन राइट वायलेशंस पे म्यूटेड रिस्पॉन्स दिया, तो आहिस्ता आहिस्ता कोई 1-1.5 बरस के बाद और 2024 में जाके बहुत से लोगों को, वो भी अभी छोटी सी एक इंतहाई पढ़ी लिखी, मैं कहता हूँ कि स्मार्ट माइनॉरिटी है, जिसे समझ आई कि पाकिस्तान में जो रिजीम चेंज ऑपरेशन हुआ है उसका बरसगीर के साउथ एशिया के डायनामिक्स से
हिंदुस्तान और चीन के साथ इसका ताल्लुक है, इसका ताल्लुक पाकिस्तान के इंटरनल डायनामिक्स के साथ नहीं है। लेकिन प्रिडोमिनेंटली मैं फेल हो गया। आज भी मैं अमेरिका में आने के बाद भी मैं अमेरिका आ गया था इन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर 2022, और उसके बाद मैं बहुत से लोगों को मिला हूँ, सैकड़ों लोगों को मिल चुका हूँ। और जो मेरे वीलॉग के ऊपर लोग कमेंट करते हैं, जो ट्विटर पे कमेंट करते हैं, उनको भी ज़ाहिर मैं पढ़ता हूँ, मैं देखता हूँ। मैं ये कहूँगा कि 10% से भी ज़्यादा, 10% भी लोग ऐसे नहीं होंगे जो आज तक ये समझ सके हैं कि पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली लाई है जनरल बाजवा ने अलॉन्ग विद इंटरनेशनल फोर्सेस, उसका तमाम तर ताल्लुक जो है वो साउथ एशियन और चाइना पावर डायनामिक्स के साथ है। उसका ताल्लुक किसी और चीज़ के साथ बुनियादी तौर पे नहीं है। और इसका कंसेंसस जो है वो उनको बाहर से मगरबी ताकतों से, मगरब से मिला है, बिकॉज ये उनका एक लार्जर स्ट्रेटेजिक पैराडाइम है। तो मैं जहाँ अपनी इस नाकामी का एतराफ़ करता हूँ, वहाँ मुझे मैं ये भी कहना पड़ेगा कि चूँकि बहुत ज़्यादा लोग जो अखबार पढ़ते हैं, इंटरनेशनल अखबार ही क्यों ना पढ़ते हों, फॉरेन पॉलिसी, फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल्स ही कभी कभी क्यों ना पढ़ लेते हों, ये और बात है कि बहुत ही कम लोग मैं समझता हूँ पाकिस्तानी ओरिजिन कैसे हैं जो फॉरेन अफेयर्स पढ़ते हैं। फॉरेन पॉलिसी बहुत ही वीक पब्लिकेशन है, उसके आर्टिकल्स में कोई डेप्थ नहीं होती है। ज़्यादा डेप्थ होती है जो प्रोफेसर्स आर्टिकल्स लिखते हैं, और ज़्यादा डेप्थ उसमें होती है जो आप फॉरेन अफेयर्स में, चूँकि एकेडमिक्स भी बहुत पीसेस लिखते हैं। लेकिन उसके बावजूद जब तक आप इंटरनेशनल रिलेशंस की थियरीज से वाकिफ़ नहीं है, जब तक आप स्ट्रेटेजिक बैलेंस के हवाले से जो कुछ लिखा गया है गुज़िश्ता 50 बरस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से, स्ट्रेटेजिक बैलेंस के हवाले से लिखा गया, बैलेंस ऑफ पावर डायनामिक्स के हवाले से लिखा गया, जब तक आप उससे वाकिफ़ नहीं है आप इन चीज़ों को नहीं समझ सकते। एक आम जर्नलिस्ट और सहाफ़ी जो है वो इन चीज़ों को नहीं समझ सकता। मुझे अफसोस ये है, मुझे सबसे ज़्यादा जो अफसोस है वो मुझे अफसोस है कि पाकिस्तान आर्मी और इंटेलिजेंस के वो अफसरान जिन्होंने 1 साल का नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी का कोर्स किया और जो स्टाफ कॉलेज में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दे के आए, और मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ, वो क्यों ना समझ सके कि क्या हो रहा है, वो क्यों ना समझ सके कि जनरल बाजवा जो हैं वो क्या कर रहे हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि हिंदुस्तान के अंदर जो डिस्कशंस होती हैं, और जिस तरह से करण थापर के, और ख़ास करके करण थापर के प्रोग्राम्स में जो डिस्कशंस होती हैं, करण थापर इज़ एन अमेजिंग जर्नलिस्ट, इज़ एन अमेजिंग जर्नलिस्ट। उनको इतने लोग नहीं देखते जितने और बहुत से हिंदुस्तानी वीलॉगर्स को लोग देखते हैं। लेकिन ये जो डिस्कशन जैसे दौलत की है, अमरजीत सिंह दौलत की जो इंटरव्यू डिस्कशन है, इसको बड़े गौर से आप देखें कि अमरजीत सिंह दौलत क्या कह रहे हैं। अब आप बड़ी आसानी से ये कह सकते हैं कि यार अमरजीत सिंह दौलत तो 20 साल पहले रॉ के हेड होते थे, उससे पहले आईबी के हेड होते थे, उनको क्या पता। लेकिन नहीं, वो उनकी जो इंटेलिजेंस के लोग हैं वो हमारे इंटेलिजेंस के जो हेड्स होते हैं उससे कहीं ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं और ज़्यादा उनको ग्रिप है इश्यूज़ पे। उसकी वजह यह है कि हमारी जो इंटेलिजेंस के अफसरान हैं, बदकिस्मती से वो उसका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है। हमारे जो इंटेलिजेंस के हेड्स हैं वो बहुत देर फ़ौज की पेशा वाराना ड्यूटीज़ करते करते अचानक हमारे इदारे में आते हैं। जब वो आते हैं इदारे में, एक दफ़ा हमारी इंटेलिजेंस के एक हेड जो आज से कई बरस पहले, जब मेरी हर इंटेलिजेंस हेड के साथ मीटिंग होती रही, करवाई गई, तो जब मेरी उनसे मीटिंग हुई तो उन्होंने मुझे जो है, ये तो लगा कान नहीं लगा था मुझे, तो उन्होंने इसे कहते हैं, उन्होंने मुझे ये कहा, उन्होंने मुझे कहा कि जब मैं इस जगह पे आया हूँ, मैं इससे पहले भी वो ज़ाहिर एक बड़े सीनियर अफसर थे, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मैं जब यहाँ पे आया हूँ, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन फ़्लोज़ आ रही हैं मेरे सेटअप की, पूरी दुनिया से मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन फ़्लोज़ आ रही हैं, अमेरिका से आ रही हैं, यूरोप से आ रही हैं, इंडिया से मेरे सामने आ रही हैं, तो मेरा इन पिछले 3, 4, 5 महीनों में दुनिया को देखने का और पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स को देखने और समझने का मेरा सारा जो है पर्सपेक्टिव बदल गया। तो मेरी उम्मीद थी कि जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ का एतराफ़ किया, और लोगों का भी होगा। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुस्तान के जो ऑफिसर्स होते हैं इंटेलिजेंस के, वो चूँकि गुज़िश्ता 30-40 बरस से यही काम करते चले आते हैं, उनकी इंस्टिंक्ट्स डिफरेंट हो जाती हैं। हमारे इंटेलिजेंस के लोग जो हैं उनके पास वो इंस्टिंक्ट्स नहीं है जो रॉ के और आईबी के इदारों के हेड्स के पास इंस्टिंक्ट्स हैं। तो अच्छा, एक तो ये चले हो गया बात, इसकी फिर मैं मज़ीद बात करूँगा। अभी मैं पाकिस्तानी पॉलिटिक्स में आना चाहता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जो बहुत से ऐसे लोग हैं जो मैंने देखा कि बरमला खुलम खुला, बल्कि आप ये कह लें कि 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं, बल्कि इससे भी ज़्यादा, जो हर वक्त ये कहते रहते हैं कि इमरान खान को ज़ायनिस्ट लॉबी ने पाकिस्तान से हटा दिया है। डोंट इंसल्ट योर इंटेलिजेंस, फॉर गॉड सेक, डोंट इंसल्ट इंटेलिजेंस। मैं क्या कहूँ, आप इतने नादान हैं, इतने नासमझ हैं, इतनी आपको दुनिया के मामलात की बेखबरी है। देखें, ज़ायनिस्ट लॉबी का पाकिस्तान के साथ कोई मुकाबला नहीं है। पाकिस्तान एक गरीब मुल्क है। आप पाकिस्तान के पास ये चंद जो मांगे तांगे के जहाज़ हैं और जो हमारे न्यूक्लियर एसेट्स हैं, इनके ऊपर इनको एग्जैजरेटेड ना करें इनकी इंपॉर्टेंस को। हमारा इसराइली लॉबी जो है वो
मगरब की तमाम पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस को कंट्रोल करती है। इसराइल की ताकत वो कोई 9000 स्क्वायर किलोमीटर की जो टेरिटरी इसराइल की है मशरक़ वस्ता में, वहाँ से थोड़ा वो अपनी पावर को डिराइव करता है। इसराइल अपनी पावर को डिराइव करता है क्रॉस अटलांटिक सोसाइटीज़ और मगरब की जितनी पॉलिटिकल पावर है वो इसराइल के कंट्रोल में है। जैसा कि आपने 7 अक्टूबर 2023 के बाद से आपने मसलसल देखा। इमरान खान अगर पावर में होते तो वो ये कर सकते हैं कि इमरान खान, एर्दोगान, ईरान की लीडरशिप, मलेशिया, साउथ अफ्रीका मिलकर एक इतना ज़ोर देते, शोर देते, जिससे एक तो इमरान खान की अपनी लीडरशिप जो है वो ज़्यादा खुल के वाज़े होती और कुछ किसी हद तक नेगोशिएशन में मदद मिल सकती। अरबों को ज़रा ज़्यादा प्रेशर पड़ता सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात के ऊपर थोड़ा सा। इसमें 9-10 के, अगर आप 1 से 10 के स्केल में देखें तो इसमें 8-10 कुछ थोड़ा सा आप इसमें 10-15% फ़र्क पड़ना था। इसराइल की ताकत को पाकिस्तान का कोई लीडर जो है वो डेंट नहीं कर सकता। इस जुमले की जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ इसकी क्या इंपॉर्टेंस, जब इस किस्म की आप बेवकूफ़ी की बातें करते हैं और बार बार करते चले जाते हैं, मुझे शर्म आती है। पता नहीं 100 से ज़्यादा लोग मेरे सामने अपना ये थीसिस जो है पर्सनली 1-on-1 में डिस्क्राइब कर चुके हैं और इतने कॉन्फिडेंस से डिस्क्राइब करते हैं कि मैं आपकी उस वक्त नहीं चाहता कि मैं किसी की फीलिंग्स को हर्ट करूं। नादानी की बातें हैं, बेवकूफ़ी की बातें हैं, नासमझी की बातें हैं। यही वो नादानी, बेवकूफ़ी और नासमझी है जिसकी वजह से आप अपनी जो पाकिस्तान के अंदर अपने हालात को जहाँ बचाना और बेहतर करना है उसे आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। अब जिस डायरेक्शन में पाकिस्तान को डाल दिया गया है उसमें पाकिस्तान को हिंदुस्तान से नेगोशिएट करना ही है ऑन इंडियन टर्म्स एंड कंडीशंस, ऑन वेस्टर्न टर्म्स एंड कंडीशन। फ़र्क सिर्फ इतना है कि अगर आप अभी भी मामलात को समझ सकेंगे और अल्लाह ताला ने जो आपको सबसे खूबसूरत तोहफ़ा दिया, अनायत किया खुदा ने आपको, ये तकरीबन जिसको कहते हैं कि ये जो ब्रेन है ना, 83 बिलियन से 100 बिलियन इसमें न्यूरॉन्स हैं, 83 अरब से 100 अरब न्यूरॉन्स हैं और इनके दरमियान तकरीबन 1 खरब से 2 खरब 1 ट्रिलियन टू 2 ट्रिलियन साइनेप्टिक जंक्शंस एग्जिस्ट करते हैं। खुदारा इस दिमाग का इस्तेमाल करें और हिंदुस्तान के साथ आगे हमें जो अब नेगोशिएशन करनी है, डिफ़िकल्ट नेगोशिएशन है, दैट हैज़ टू बी कंडक्टेड विद ओपन आइज़, ताकि हम अपने मफादात का बेहतर जो है डिफेंस कर सकें। तो इस पर फिर मैं बात करूँगा, बहुत हो गई इस पर लंबी बात। अब मैं आऊँ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने अपने आप को एक्नेक का चेयरमैन बना लिया। एक्नेक क्या है? एक्नेक इज़ द एग्जीक्यूटिव कमेटी ऑफ द नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल। इसकी अहमियत क्या है? इसमें इस वक्त 4 मेंबर फेडरल गवर्नमेंट के होते हैं और 4 सूबों से आते हैं। जो 4 फेडरल गवर्नमेंट के मेंबर्स हैं उसमें एक प्राइम मिनिस्टर हो गए हैं, एक इसमें फाइनेंस मिनिस्टर हैं, एक इसमें पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर को इसका हेड बना दिया उन्होंने एक्नेक का, और एक उसमें प्लानिंग मिनिस्टर एहसन इकबाल है। और इसमें से उन्होंने जो खुद चूँकि अपने आप को चेयरमैन बनाया है और चूँकि इसके अंदर वो इसहाक डार साहब को ले आए हैं जो अपने ख़ानदान के समधी हैं, और इसमें असल में इसमें फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद औरंगज़ेब को एक्नेक का चेयरमैन होना चाहिए था। ये रवायती तौर पे फाइनेंस मिनिस्टर ही इसको हेड करता है, लेकिन चूंकि उन्होंने इसमें अपने आप को भी इसका चेयरमैन बना दिया है और इसके अंदर वो ले आए हैं, इसे कहते हैं इसहाक डार साहब को ले आए हैं, तो इसमें से उन्होंने कॉमर्स मिनिस्टर को भी निकाल दिया है और कम्युनिकेशन मिनिस्टर को भी इसमें से निकाल दिया है। तो अब देखें कि मोहम्मद औरंगज़ेब की ज़ाहिर कोई कॉन्स्टिट्यूंसी भी नहीं है, ठीक है उनको इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होगी, लेकिन वो शरीफ खानदान के भी बहुत लॉयलिस्ट हैं। तो जब समझें कि पूरी की पूरी कमेटी की फेडरल गवर्नमेंट जो है, प्राइम मिनिस्टर, इसहाक डार, मोहम्मद औरंगज़ेब और एहसन इकबाल, सारा जो है वो शरीफ खानदान का कंट्रोल हो गया एक्नेक के ऊपर। अब प्रोविंसेस से कौन आए हैं? पंजाब से आई हैं मरियम औरंगज़ेब साहिबा, जिनको वहाँ पे प्लानिंग मेंबर बनाया गया हुआ है। सिंध से आए हैं जाम खान शोरो साहब, जो वहाँ के एक मेंबर प्रोविंशियल असम्बली हैं, MP हैं। बलूचिस्तान से आए हैं जनाब शोएब नौशरवां, जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर एंड मिनरल माइंस के मिनिस्टर हैं। खैबर पख्तूनख्वा से आए हैं मुजम्मल असलम। मुजम्मल असलम की को निकाल दें, मुजम्मल असलम वाहिद इनमें से शख्स हैं जिनका इकोनॉमिक्स का बैकग्राउंड है, इकोनॉमिक्स और फाइनेंस का बैकग्राउंड है। वो इसके हवाले से गुज़िश्ता कई बरस से कमेंट करते हैं, लिख चुके हैं, उनका एक बैकग्राउंड है। इनको छोड़ के किसी भी शख्स का, और फिर औरंगज़ेब के अलावा किसी भी बंदे का इकोनॉमिक और फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है। हाँ, इसहाक डार साहब की ऑफकोर्स उसमें एक अंडरस्टैंडिंग है। इसका मतलब ये है कि सारे जो डिसीजन मेकर हैं, अब आप इसमें देख लें कि मैंने चेक भी किया है कि जाम खान शोरो जो सिंध से आए हैं, कोई बैकग्राउंड नहीं है इनका रेलेवेंस इकोनॉमिक पॉलिसी मेकिंग का, फाइनेंस का। इसमें कोई शक नहीं है कि शोएब नौशरवां जो हैं उनका वो इकोनॉमिक मिनिस्टर हैं, फाइनेंस मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के, लेकिन बैकग्राउंड उनका भी कोई नहीं है। तो मुजम्मल असलम जिनको PTI ने भेजा है वहाँ से खैबर पख्तूनख्वा से, इसका मतलब है कि अगर इस पूरी एक्नेक के अंदर कोई डिसेंटिंग वॉइस होगी, कोई डिसएग्रीमेंट करने की थोड़ी सी भी कोशिश करेगा, वो तो सिर्फ बेचारा एक कमज़ोर आवाज़ होगी मुजम्मल असलम की। इससे आपको पाकिस्तान की इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग के बारे में क्या पता चलता है। अब एक्नेक की इस मौके पर इंपॉर्टेंस है क्या? एक्नेक एग्जीक्यूटिव कमेटी है नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल की।
नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ने इंपॉर्टेंट फैसले करने हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग फैसले या प्लान जो है वो आपके सामने रखती है, सारे जहाँ पे एहसन इकबाल साहब रखते हैं, उनको स्क्रूटनाइज करना और जज करना कि भाई इसमें ये ठीक है कि नहीं है, इसमें इतना पैसा होना चाहिए, इतना खर्च होना चाहिए कि नहीं, उसके ऊपर NEC ने देखना है। NEC के ऊपर जाहिर है कि उसकी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। और यहाँ पर इस वक्त जो 2-3 बहुत बड़े मंसूबे इसके सामने हैं, उसमें एक मेन रेलवे लाइन 1 है, जिसके पैसे मजीद मांगने के लिए नहीं मिले। पैसे मजीद मांगने के लिए चीन गए हुए थे शहबाज शरीफ साहब। दूसरा मंसूबा जो है वो कराकोरम हाईवे की एक्सटेंशन का है। जो ML1 है वो तकरीबन $7 अरब का है, और जो KKH है उसकी एक्सटेंशन या एक्सपेंशन है वो तकरीबन $2 अरब से $2 बिलियन से ज़्यादा का है, और उसकी एक्सटेंशन ग्रीन लाइट उनको चीन से मिली है। इसके अलावा भी बहुत से मंसूबे हैं। अब मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ने, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, उसने कहा था कि इस साल में जो माली साल है इसमें हमें डेवलपमेंट के लिए 1 खरब रुपए से ज़्यादा नहीं खर्चने चाहिए। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ 1.5 खरब रुपए चाहते थे खर्चने, इन दी एंड 1.4 खरब का वहाँ पर फैसला हुआ। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसके लिए जो है तकरीबन 400 अरब रुपए के टैक्सेस इस साल माली साल में रेज करने हैं। और ये 400 अरब रुपए कैसे रेज हो रहे हैं? ये नए टैक्सेस लगाए जा रहे हैं। नए टैक्सेस किस पे लग रहे हैं? ये वो टैक्सेस हैं जो सैलरीड क्लास पे लग रहे हैं। उसके अलावा मिल्क की जो सेल पाकिस्तान में, पास्चराइज मिल्क की जो सेल होती है, उस पर 18% सेल्स के लेवल पे टैक्स जो है वो आयद कर रहे हैं। और घरों के ऊपर टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी बढ़ा दी गई है, सीमेंट के ऊपर टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए हैं। ये जो दूध के ऊपर 18% टैक्स आयद किया, देखिए इसमें कितना बड़ा ये अलमिया है। बिकॉज पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कोशिश की गई है गुज़िश्ता 15-20 बरस में कि पास्चराइज मिल्क जो है उसकी अवेलेबिलिटी, उसकी सेल जो है वो बढ़ाई जाए। अभी भी पाकिस्तान में गवाले का गंदा दूध, जिसमें गवाला गंदे पानी मिलाता है, कभी वो जोहड़ का पानी डालता है, कभी और चीज़ का, पाकिस्तान में मेरा ख्याल है 90% या 85% से ज़्यादा जो दूध बिकता है और जो लोग पाकिस्तान के पीते हैं वो गवाले का दूध होता है, क्योंकि लोगों के पास अपनी भैंस गाय नहीं है। और अब इन्होंने पास्चराइज मिल्क के ऊपर 18% जो है इन्होंने उसके ऊपर ड्यूटी जो है वो ठोक दी। मैंने क्विक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एप्स जो मेरी है सोफिया, उसकी मदद से मैंने सर्च की कि यूएस में चूंकि ये स्टेट सब्जेक्ट है तो 50 स्टेट्स में दूध के ऊपर रिटेल लेवल पे कितना टैक्स है। मुझे पता चला कि बहुत सी स्टेट्स में तो जैसे अलास्का में तो 0 है, और अक्सर स्टेट्स में 2 से 4% टैक्स है। न्यूयॉर्क में 4% है, कहीं नीचे साउथ में टेक्सास में 8% है। सो 0% से 8% टैक्स है। अमेरिका में सारा पास्चराइज मिल्क जो है, अमेरिका जैसी अमीर, जो अमेरिका ज़ाहिर है बहुत अमीर है, कोई पाकिस्तान के साथ कंपैरिजन नहीं, पाकिस्तान में दूध के ऊपर टैक्स नहीं होना चाहिए था। लेकिन शहबाज शरीफ की हुकूमत की प्रायोरिटीज़ देखें कि बजाय इसके कि आप पास्चराइज मिल्क की अवेलेबिलिटी को बढ़ाएं और उस पर से टैक्स खत्म करें, अगर थोड़ा सा भी है, आपने उसके ऊपर 18% टैक्स लगा दिया। साथ ही जनाब मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इस उम्मीद का इजहार कर दिया है कि उन्होंने कहा कि जो IMF का भी प्रोग्राम $8 बिलियन का है, ये चिड़ियों की अब चहचहाट बहुत ही ज़्यादा शुरू होगी। इसी की वजह से मैंने पहले पिछले कई वीडियो अपने कैंसिल किए हैं। अब मैं इसका वेट करता रहूँ इस चिड़ियों के चले जाने का कि कहाँ से आएंगे, कभी चिड़िया कभी कुत्ता अपने यहाँ पे। अच्छा, कुत्तों से वैसे बचना भी यहाँ बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कुत्ते हैं। फॉर्चुनेटली सब ऑन लीश ही होते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ये फरमा रहे हैं कि ये जो IMF का बेल आउट पैकेज है $8 बिलियन का, उन्होंने उम्मीद का इजहार किया है, ख्वाहिश का, कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी IMF का बेल आउट पैकेज होगा। अब जहन में रखें कि पाकिस्तान 23 बेल आउट पैकेज अवेल कर चुका है। पिछला बेल आउट पैकेज जिसे कहते हैं ना कि अभी तो उसके खून भी खुश्क नहीं हुआ था उसके ऊपर, वो भी $3 बिलियन का जो उन्होंने एक्सटेंडेड लिया था, वो अभी चंद महीने पहले ही ख़त्म हुआ है, 2-3 महीने पहले ख़त्म हुआ है। वो इनका 23rd बेल आउट पैकेज था पाकिस्तान का। ये जो अब लेने चले हैं ये 24वां बेल आउट पैकेज है। पहला जो बेल आउट पैकेज था, शहबाज शरीफ साहब फरमा रहे हैं कि आखिरी बेल आउट पैकेज था। मैंने थोड़ी सी क्विक रिसर्च की वंस अगेन जाके गूगल पे। पहला जो बेल आउट पैकेज था 1958 में पाकिस्तान का, वो आप अंदाज़ा लगाएं कितने का था, वो $25,000 का था। यकीन आता है आपको? $25,000 का पहला बेल आउट पैकेज था। 1965 में दूसरा बेल आउट पैकेज $37,500 का था, यानी $37,000 का था। तीसरा बेल आउट पैकेज 1968 में $75,000 का था सिर्फ। और अब जो बेल आउट पैकेज आप लेने चले हैं वो $8 बिलियन का बेल आउट पैकेज है। आपको कितना लगता है कि ये पाकिस्तान की तारीख का आखिरी बेल आउट पैकेज होगा? जबकि एक दिन पहले अडयाला जेल में बैठे इमरान खान ने आपको ये बताया कि पाकिस्तान को इस साल 7.5 खरब रुपए के अजाफी टैक्सेस लगाने होंगे 19 खरब रुपए के इस बजट को पूरा करने के लिए, जिसमें ऑलरेडी जो रेवेन्यू है वो 13 खरब का रेस कर रहे हैं टैक्सेस से, और इसमें 7.5 के टैक्सेस नहीं लगाने होंगे। टैक्सेस सारे लगा के तो इनको सिर्फ 13 खरब मिल रहे हैं, इनको 7.5 खरब रुपए के अजाफी अंदरूनी और बैरूनी कर्जे और लेने होंगे। आपको लग रहा है
कि शहबाज शरीफ साहब की जो हेडलाइन लगाई गई है कि आखिरी IMF का पैकेज होगा, इसके बाद एक और होगा, उसके बाद एक और होगा। अब इसके ऊपर आ जाएं, अच्छा थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं इस वक्त हालात क्या है कि मैंने जो क्विक रिसर्च की है, इमरान खान के ज़माने में 140-150 रुपये पर लीटर आपका पेट्रोल चल रहा था ना, जो पेट्रोल है सुपर है, अभी वो तकरीबन 273-74 था, अभी उसमें कुछ कमी करने की कोशिश की गई। और डीजल जो है वो ऑन एवरेज जो उस वक्त 140-144 पे था, वो इस वक्त 274 रुपये पे हाई डीजल है। और आटा जो है जो उस वक्त 55-60 के दरमियान में पेटे में था, वो इस वक्त 140-160 में अगर आपको रिफाइंड आटा जो है वो मिल जाए। ये इस वक्त सूरत हाल है जब शहबाज शरीफ साहब। अच्छा जी, अब आ जाए अचकज़ई साहब के हवाले से जो लगी है खबर द न्यूज़ इंटरनेशनल में। न्यूज़ इंटरनेशनल में हैदर शिराजी साहब की स्टोरी लगी है, जिन्होंने ये दावा किया है कि कॉन्ट्रडिक्टरी टू दैट, ये तो वैसे तहरीक इंसाफ ने फ्राइडे को कहा कि हम नेगोशिएशन नहीं कर रहे बराह रास्त PMLN PPP गवर्नमेंट के साथ, लेकिन शिराजी साहब की स्टोरी ये कहती है कि इमरान खान ने टोटल अथॉरिटी ब्लेसिंग दे दी है महमूद खान अचकज़ई को इन नेगोशिएशंस के लिए, जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो प्लेटफॉर्म है उससे महमूद खान अचकज़ई करेंगे, ईद के बाद इसको इनिशिएट करेंगे और हुकूमत को इसमें वो कॉन्टेक्ट करेंगे। अब जहन में ये रखिए कि तहरीक इंसाफ ने ट्यूसडे को कहा था कि हमें इजाज़त दे दी है, फ्राइडे को उन्होंने कहा कि अगर महमूद खान अचकज़ई ज़ाती तौर पर ऐसी टॉक्स करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, लेकिन तहरीक इंसाफ इन टॉक्स में बिलीव जो है वो नहीं करती। तो ज़ाहिर है तहरीक इंसाफ भी यहाँ पे थोड़ी सी पॉलिटिक्स खेल रही है, लेकिन जहन में, इससे पहले कि मैं बाकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूँ, जहन में ये रखना बहुत ज़रूरी है कि द न्यूज़ इंटरनेशनल अखबार जितनी भी खबरें देता है वो एक तरह से PMLN की हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी मंशा से वेटेड न्यूज़ स्टोरीज़ होती हैं। जैसे चंद दिन पहले उबर चीमा साहब की स्टोरी दी फायरवॉल के हवाले से लगाई गई कि सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल है। हकीकत है कि फायरवॉल कोई फिजिकल स्ट्रक्चर नहीं है जो अभी अभी चंद दिन पहले ख़रीद के वो चीन से लाए हैं। फायरवॉल जो लगाई गई है वो एक सिस्टम है जो इन्होंने मैन्युफैक्चर किया है विद द हेल्प ऑफ सेवरल डिफरेंट काइंड ऑफ एप्स, IT टेक्नोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटेशन, और जिसके अंदर दर्जनों इनकी टीम्स खड़ी हैं। और इसका प्लान अप्रूव किया गया है समवेयर बिफोर मई 2023, यानी 9 मई 2023 से पहले इसके ऊपर काम हो रहा है। और ये जिगसॉ पजल है बहुत बड़ा, जिसके ज़रिए सेलेक्टिव क्रैकडाउन किया जा रहा है मेरी तरह के उन लोगों में जो बाहर बैठे हैं और उनको फिजिकल दस्तरस हासिल नहीं है। पाकिस्तान के अंदर जो बहुत बड़ी तादाद में लोग हैं वो चूँकि फ़िज़िकली एक्सेसिबल हैं, उन तक आप पहुंच सकते हैं, उन्हें समझा सकते हैं, उनकी आवाज़ को कंट्रोल कर सकते हैं, और उनको दिया गया है कि आपने एक एक्सेप्टेबल नैरेटिव शेप करना है जिसपे सारा मलबा आपने शहबाज शरीफ, PMLN, मरियम, PMLN और सियासतदानों पर डालना है, और हमारा आपने जिक्र नहीं करना। चूँकि मैं और मेरी तरह के बहुत से लोग गाहे बगाए असल हकीकतों की तरफ भी इशारा करते रहते हैं, इसलिए ज़ाहिर है कि जो ये फायरवॉल है इसके मकासद डिफरेंट हैं। इसके मकासद वो नहीं है जिस तरह से पाकिस्तान में इसको समझाने की कोशिश की जा रही है, और ये खबर भी एक ख़ास वजह से इस स्टेज के ऊपर लगाई गई है। तो अभी जो ये खबर लगाई गई है टॉक्स के हवाले से भी, इसको उसी लेंस के साथ आपको देखने की ज़रूरत है। ये खबर ये कहती है कि ईद के बाद ये नेगोशिएशंस का आगाज़ होगा जो महमूद खान अचकज़ई करेंगे, और इसमें JOEF को भी कॉन्फिडेंस में लेंगे, लेकिन उससे पहले इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस जो हैं वो तय होंगे बिटवीन तहरीक इंसाफ और महमूद खान अचकज़ई। इन टर्म्स एंड रेफरेंस मुश्किल किस्म के हैं, उसमें प्रिजनर्स की रिलीज़ भी है, उसमें इलेक्शन 2024 के हवाले से ट्रांसपेरेंसी भी है। इसका मतलब है कि फॉर्म 45 और फॉर्म 47 भी तहरीक इंसाफ उसमें रखेगी। और फिर ये है कि इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जुडिशरी, पार्लियामेंट और जो इदारे हैं, उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज़ जो हैं उस पर भी मामला तय करने हैं, और भी इससे रिलेटेड बहुत से इश्यूज़ हैं। इसके बारे में शेख रशीद ने ARY से इंटरव्यू देते हुए बात की है। उन्होंने कहा है कि ये जो नेगोशिएशन और टॉक्स की बात हो रही है थ्रू दी महमूद खान अचकज़ई, इसमें कामयाबी के उन्हें कोई चांसेस नज़र नहीं आते। शेख रशीद ने यह भी कहा कि तहरीक इंसाफ ने उनको बहुत बुरी तरह से ट्रीट किया है। मैं इमरान खान की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं लॉयलिस्ट हूँ, लेकिन जिस तरह से मुझे ट्रीट किया गया उससे मुझे बड़ा दुख है। अब आप ये देखें कि एक तरफ तो प्रिजनर की रिलीज़ की बात हो रही है महमूद खान अचकज़ई के थ्रू, वहाँ पर पिछले 24 घंटे में शोएब शाहीन साहब को, अली बुखारी को, आमिर मुगल को गिरफ्तार कर दिया गया, आमिर मुगल को जेल भेज दिया है, और अली बुखारी को और उनको रिहा कर दिया गया शोएब शाहीन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने। हालां और इन लोगों ने बेचारों ने मुजाहरा किया था प्रेस काउंसिल में, ये तीनों इस्लामाबाद के प्रेस क्लब ऑफ इस्लामाबाद के बाहर, ये तीनों इस्लामाबाद से इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जिन्होंने इलेक्शन बहुत भारी अक्सरियत से जीते हुए हैं। तो ज़ाहिर है अगर ऐसी कोई नेगोशिएशन होगी महमूद खान अचकज़ई की, तो फिर ये सारी चीज़ें भी ज़ाहिर है उसमें सामने रखी जाएंगी। लेकिन मुझे लग नहीं रहा, मेरा और शेख रशीद का एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये नेगोशिएशंस बहुत कामयाब शायद नहीं हो सकेंगी, लेकिन होनी ज़रूर चाहिए। इसमें से कुछ ना कुछ जो है
वो ज़रूर निकलेगा। काजी फायज़ ईसा साहब कहते हैं, वो बात कर रहे थे प्रेस एसोसिएशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट की जो नई कैबिनेट इलेक्ट हुई है उसके साथ बातचीत कर रहे थे, बड़ा खुशगवार माहौल था। उन्होंने कहा कि मैंने तहकीक की है और सुप्रीम कोर्ट की IT टीम ने उनको रीअश्योर किया है कि जो इमरान खान और जजेस के दरमियान मकालमे की ऑडियो लीक हुई है ये सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वैसे अतर मौलाना ने कहा है कि वह तो ओपन डिस्कशन थी, अगर लीक हो भी गई है तो भाड़ में जाए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन अगर ये लीक सुप्रीम कोर्ट से नहीं हुई, अगर इस बात को मान लिया जाए, तो फिर किन्ने लीक करती है, किसने ये लीक की होगी, जो आप सोच सकते हैं कि वो फिर क्या खेल रहे हैं। अच्छा जी, लाहौर हाई कोर्ट में जो बेंच बना हुआ था इमरान खान की पिटिशन पे, जहां पर मरियम नवाज साहिबा ने कैबिनेट ने अप्रूव किया था कि इमरान खान पे रियासत के इदारों के खिलाफ नफरत मचाने के ऊपर जो केसेस बनाए जाएंगे, उस पर इमरान खान ने जो पिटिशन की भी थी लाहौर हाई कोर्ट में, वहां पर फारूक हैदर साहब एक 2 बेंच से उसको सुन रहे थे। अब वो बेंच नया रिकॉन्स्टिट्यूट हो रहा है और आलिया नीलम जो नई चीफ जस्टिस बन रही हैं लाहौर हाई कोर्ट की, वो उस बेंच को हेड करेंगी। इसकी क्या सिग्निफिकेंस है? क्या हुकूमत अपने आप को आलिया नीलम पे ज़्यादा भरोसा करती है? मुझे तो कुछ ऐसी फीलिंग यहाँ से हो रही है, लेकिन ये सूरत हाल कुछ दिनों में ज़्यादा खुल के हमारे सामने आ जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट में एक और भी बड़ी इंपॉर्टेंट पिटिशन हुई है, मैं बात ख़त्म करता हूँ। ये है डॉक्टर शहबाज गिल के भाई साहब जो हैं गुलाम शबीर नज़ीर जो हैं, उनको जो उठा लिया गया है बिटवीन फैसलाबाद एंड इस्लामाबाद, उसके हवाले से थी, जहाँ पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफ़ीक साहब ने ऑर्डर किया है कि ASP असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट पुलिस और SP को उन्होंने सस्पेंड करने के ऑर्डर्स दिए हैं। ये माने जाते हैं कि नहीं, ये देखने की बात है, लेकिन उसको वजह यह है कि कितने दिन गुजर गए और वो कोई भी प्रोग्रेस नहीं कर सके डॉक्टर शहबाज गिल के भाई की बरामदगी के हवाले से। कोर्ट उनसे ये कह रही है कि भाई आप जहां लोगों को हर वक्त पकड़ रहे हैं, मेन नाइट के लोगों को, विद द हेल्प ऑफ जियो फेंसिंग, तो यहाँ भी जियो फेंसिंग का इस्तेमाल करें। जियो फेंसिंग के जरिए जो भी फ़ोन एक एरिया में होते हैं वो आपको पता चल जाता है कि कौन कौन सा फ़ोन जो है वो फलां फ़ोन के साथ इन टच है, तो जियो फेंसिंग यूज़ करें, यहाँ पे CCTV कैमराज यूज़ करें, आप उसका आपको पता चल जाएगा कि वो किसके पास है। वो आगे से ASP कह रहा है कि अगर डॉक्टर शहबाज गिल यानी पिटिशनर हमसे कोऑपरेट करे, यानी आप अंदाज़ा लगाएं ASP की बेबसी या चालाकी का, कि वो कह रहा है कि डॉक्टर शहबाज गिल जो है हमसे कोऑपरेट करें। तो इस पर प्रोग्रेस नहीं हुई, लेकिन होगी इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर प्रोग्रेस। और अभी इतना ही। और सस्पेंडिंग, और मेरा नहीं ख्याल कि लाहौर हाई कोर्ट के कहने के ऊपर पुलिस वाले अपने ASP SP को सस्पेंड करेंगे। एक दिन पहले भी पुलिस के हालात में आपके सामने रख चुका हूँ। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।